कि प्रस्तावना जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, इसी को प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना की बात करें तो जैसे कोई कहानी का शीर्षक होता है, उसी तरह संविधान का जो संविधान का इस तरह से ये शीर्षक है। जैसे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो प्रस्तावना संविधान का अंग है। जब संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, तो उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की बैठक ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर यही प्रस्तावना बना, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं। तो जब संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और संविधान सभा ने यह संकल्प पारित किया कि भारत के लिए एक संविधान बनाएगा। तो प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग भारत को ये प्रस्तावनाओं में 4 देशों का प्रभाव पड़ता है। 4 देशों का प्रभाव है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो हम देखेंगे कि कौन सा देश किस तरह से प्रभाव डालता है। वही अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भारतीय संविधान पर प्रस्तावनाओं पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव किस तरह से है, हम लोग देखेंगे। प्रस्तावनाओं में जो भाषा लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावनाओं की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया प्रभावित, प्रस्तावनाओं की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने अपने संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया, और भारत ने अमेरिका का ही अनुसरण करते हुए अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। इस तरह से अमेरिका प्रभावित। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया, और इसी का अनुसरण करते हुए भारत ने भी अपने प्रस्तावनाओं में अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। उसके बाद आ जाता है फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 के बीच चला। वही अगर फ्रांस की बात करें वही हम लोग फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चला। फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 के बीच चला। 1789 से 1799 के बीच चला। तो फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी, इसमें फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया जा रहा था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया जा रहा था। इसलिए जब नारा दिया जा रहा था तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अपने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द को जोड़ा। ऐसे जो निर्माता थे भारतीय संविधान को जो बना रहे थे, तो वह 60 देश के संविधान को पढ़ा था। तो इसलिए प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द को शामिल किया गया। प्रस्तावना में एक बंधुत्व और दो समानता
और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में शामिल किया। अगर हम समानता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। अगर वही हम बात करें कि स्वतंत्रता का, तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में शामिल किया गया। और यह फ्रांस की क्रांति में नारा दिया जा रहा था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया जा रहा था। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस क्रांति से प्रभावित होकर अपने संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व, 2 समानता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता को शामिल किया। वहीं अगर बंधुत्व की बात करें तो एक प्रकार का बंधुत्व और 2 समानता जो कि प्रतिष्ठा, अवसर, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस के बाद उसके बाद रूसी क्रांति 1917 को हुआ था। हम लोग देखेंगे कि रूसी क्रांति से प्रस्तावना को किस तरह प्रभावित किया गया। तो रूसी क्रांति जब 1917 को हुआ था, तो इसमें रूस की क्रांति में न्याय का नारा दिया जा रहा था, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार का न्याय की बात इस क्रांति में, रूसी क्रांति में नारा दिया जा रहा था। तो जब नारा दिया जा रहा था, इससे प्रभावित होकर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अपने प्रस्तावनाओं में न्याय शब्द को जोड़ा, जो कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को जोड़ा। कौन कौन सा न्याय जोड़ा? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, उसके बाद राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इस प्रकार से 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावनाओं में जोड़ा गया। इस तरह से 4 देश प्रस्तावनाओं में प्रभावित रहा। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अमेरिका और तीसरा फ्रांस और चौथा रूस। इस तरह से 4 देश प्रस्तावनाओं से प्रभावित है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट अगर आज किसी बात को लेकर वह न्याय दिया है कि किसी बात को लेकर वह न्याय देता है, तो उसे अधिकार है कि वह अपने बातों को पलट सकता है। जिस तरह से आज कोई सुप्रीम कोर्ट न्याय दिया और कल के दिनों में वह उस न्याय को लेकर पलट भी सकता है कि नहीं, इस तरह से होना चाहिए। तो वही हम लोग प्रस्तावना में चर्चा करने वाले हैं। वही अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जैसे कि एक आया था बेरुवारी वाद 1960 को आया था। ये केस आया था बेरुवारी वाद। बेरुवारी वाद 1960 को आया था। जब बेरुवारी वाद 1960 को आया था, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यह प्रस्तावना का अंग नहीं है, जिस कारण संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। तो इस तरह से न्याय दिया गया बेरुवारी वाद 1960 में। तो अगर प्रस्तावना संविधान का अंग रहता तो संसद को यह अधिकार था कि वह प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि यह प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, जिस कारण संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। फिर बाद में आया गोलकनाथ वाद आया। फिर बाद में बेरुवारी के बाद आया गोलकनाथ वाद आया। गोलकनाथ वाद 1967 को आया। कब आया? तो 1967 को आया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि गोलकनाथ वाद में 1967 को जो केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया
कि प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, कुंजी है, लेकिन यह अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह बात गोलकनाथवाद 1960 में कहा गया। जब गोलकनाथवाद 1960 में कहा गया कि यह संविधान की आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है, इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसके बाद आया केशवानंद भारतीवाद। गोलकनाथवाद के बाद आया केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973 को आया। जब 1973 को केशवानंद भारतीवाद आया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचा में नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से संसद ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रस्तावना में अभी तक में एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। एक बार संशोधन किया गया, 42वां संशोधन 1976 को किया गया। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 को संसद ने जब इसका संशोधन किया प्रस्तावना को, तो 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़े गए, कौन कौन हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने जिस कारण संसद ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन सा 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये 3 अखंडता, इन 3 नए शब्द को 1 2 3 इन 3 नए शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इन 3 नए शब्द को जोड़ा गया। अगर हम मूल प्रस्तावना की बात करें जो कि पहले से था, तो उसमें संप्रभुत्व संपन्न, उसमें हम लोग देखेंगे मूल प्रस्तावना में हम क्या क्या था। अगर मूल प्रस्तावना की बात करें तो इसमें संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र, संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र और गणराज्य। अगर मूल प्रस्तावना जिस समय 42वां संविधान संशोधन 1976 को जब संशोधन नहीं हुआ था, तो उससे पहले प्रस्तावना में ये तीन शब्द थे, जो कि संप्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र और गणराज्य था। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 को, तो इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो उन 3 नए शब्द और ये मूल प्रस्तावना को मिलाकर संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द हो गया। जो कि याद रखने का ट्रिक है, संप्रभुत्व संपन्न, एस से समाजवाद, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। याद रखने का ट्रिक है SSPLG, जो कि संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है। इस तरह से वर्तमान प्रस्तावना में
संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य का प्रावधान अभी वर्तमान के प्रस्तावनाओं के अनुसार है। अगर अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जब प्रस्तावना स्वीकार कर लिया गया था, तो स्वीकार कर लिया गया, तो अगर हम यही संप्रभुत्व संपन्न की बात करें तो संप्रभुत्व संपन्न हम उसे कहेंगे जिसके नीति निर्माण में किसी दूसरे देश का हाथ नहीं हो। जैसे कि कोई देश कोई नीति का निर्माण कर रहा है और बाह्य दूसरे देश उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है उस नीति निर्माण में, उसे संप्रभुत्व संपन्न कहेंगे। अर्थात यह कि जब कोई अपना निर्णय स्वयं ले सकता है तो उसे हम संप्रभुत्व संपन्न कहेंगे। जैसे आप लोग कोई भी निर्णय आप स्वयं डिसीजन ले लेते हैं तो आप संप्रभुत्व संपन्न हैं। उसी तरह अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता होती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। शक्ति का अंतिम स्रोत जो होता है ना वह आम लोग होता है। तो शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता होता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें, अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो जिसके कानून निर्माण, शासन प्रशासन में आम जनता सीधी तौर पर भाग लेता हो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यह सामान्यतः कम आबादी वाले देशों में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ कम जनसंख्या है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां कम जनसंख्या है। यहाँ जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें कानून निर्माण तथा शासन प्रशासन प्रत्यक्ष तौर पर आम जनता इसमें भाग लेती है। लेकिन अगर हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो इसमें जो होता है कानून निर्माण तथा शासन प्रशासन में आम जनता सीधी तौर पर भाग नहीं लेता है, बल्कि आम जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि इसमें भाग लेता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ज्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही देखने को मिलता है, जैसे भारत, अमेरिका, इस तरह से कई सारे देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र सामान्यतः कम आबादी वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे स्विट्जरलैंड। अगर हम बात करें गणराज्य की बात करें तो गणराज्य किसे कहते हैं? तो गणराज्य जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है उसे गणराज्य कहते हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उसका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है तो उसे गणराज्य कहते हैं। तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन हुआ? तो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है, तो उसे ही हम गणराज्य कहते हैं। अगर राज्य की बात करें तो राज्य किसे कहते हैं? तो हम लोग देखते हैं राज्य किसे कहते हैं। जैसे कि अगर पूछ दिया जाए कि राज्य क्या है या राज्य किसे कहते हैं, तो देखिए राज्य हम उसे कहते हैं जैसे कि वैसी संस्था जिसमें 4 तत्व मौजूद हो। वैसी संस्था जिसमें 4 तत्व मौजूद हो, तो वो कौन 4 तत्व है? तो जिसमें जनसंख्या हो, क्षेत्रफल हो, सरकार हो और संप्रभुता हो। संप्रभुता मतलब अपने से निर्णय स्वयं ले सकता है, और सरकार हो। ये 4 तत्व कौन कौन है? अगर हम 4 तत्व की बात करें राज्य की बात करें तो इसमें 4 तत्व जैसे जनसंख्या, क्षेत्रफल और सरकार और संप्रभुता।
संप्रभुता, ये चार तत्व, ये वैसी संस्था जिसमें ये चार तत्व जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता शामिल हो उसे राज्य कहेंगे, उसे हम राज्य कहते हैं। अगर हम बात करें एक लोकतंत्र, वो लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र बना है, इसमें जो अभी हम बताए प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार था लोकतंत्र कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। इस तरह से अब्राहम लिंकन लोकतंत्र के विषय में बताया था। इस तरह से प्रस्तावना का जो मेन फैक्ट होता है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह से हमने प्रस्तावना को कवर कर दिया है। जो कि प्रस्तावना के लगभग क्वेश्चन जहां से उठते हैं तो लगभग हमने कवर कर दिया है। लेकिन आप लोग एक बार वो जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, उसको आप लोग एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, उसे एक बार उसे रिवाइज कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम में उससे कभी कभी क्वेश्चन उठने की संभावना होती है, तो उसे आप लोग उसे देख लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर चले जाइए, ज्ञानदीप जीएस एकेडमी के नाम से है, और वहां से पीडीएफ मंगवा लीजिए। धन्यवाद।